न्यूज़ दरभंगा के दर्शकों नमस्कार। आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं एक जानी मानी शख्सियत डॉक्टर उद्भट मिश्रा। आपका परिचय अगर एक वाक्य में दें तो ये होगा कि आप डॉक्टर मोहन मिश्रा जी के सुपुत्र हैं, पद्मश्री डॉक्टर मोहन मिश्रा जी के। डॉक्टर मोहन मिश्रा वो नाम कि हम समझते हैं कि दरभंगा ही नहीं आसपास के ज़िले के शायद ही कोई लोग होंगे बचे जिनका इलाज डॉक्टर मोहन मिश्रा जी ने नहीं किया। डॉक्टर मोहन मिश्रा भाजपा के उपाध्यक्ष थे राज्य स्तर के, और एक बड़ा नाम था उनका। उनके सुपुत्र डॉक्टर उद्भट मिश्रा आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं। पिता श्री भाजपा में थे। आपने कल सदस्यता ग्रहण की है जदयू की। आखिर क्या कारण हो सकता है? देखिए, कारण बड़ा स्पष्ट है कि 1995 में बाबूजी ने सदस्यता ली थी भारतीय जनता पार्टी की। मिथिला क्षेत्र में उस समय भारतीय जनता पार्टी को शायद कोई नहीं जानता था, तो उन लोगों ने मैथिली जागरण यात्रा शुरू की वहाँ पे पंडित ताराकांत झा के साथ। उसके बाद थोड़े लोग जानने लगे इस पार्टी को इस क्षेत्र में। अब तो खैर अब तो समय पूरा बदल चुका है, किंतु जो राजनीतिक प्रभाव कहिएगा वो उन्हीं के समय में भाजपा का इस क्षेत्र में आना शुरू हो गया था। किंतु जिस हिसाब से पार्टी से वो अपेक्षा कर रहे थे वो शायद अपेक्षा पे खड़े नहीं उतरे, पार्टी उनकी अपेक्षाओं पे खड़ी नहीं उतरी। तो आप लोग हमेशा ये फॉलो करते हैं कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, और ये फॉलो नहीं करते हैं कि 1999 या 2000 में वो सुसुप्त अवस्था में चले गए थे, एक तरह से राजनीतिक जीवन का परित्याग कर दिया था। तो इसके पीछे कुछ मूलभूत कारण रहे होंगे, और शायद उसी कारणों ने मुझे विवश किया कि मैं दूसरी पार्टी को ज्वाइन करूं, और ऐसी पार्टी जो विकास में, बिहार के विकास में समग्र रूप में लगी हुई है। तो उस पार्टी के का साथ आपने हाथ थामा है, उस पार्टी के साथ गए हैं जो पिछले ही कुछ दिनों पहले उसी भाजपा के साथ थी, और भी पार्टियां थी। क्या लगा आपको जदयू में? देखिए, ये सोचने वाली बात है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं, समर्थक बदल गए। तो आप ये मत सोचिए कि इन्होंने इसका हाथ छोड़ करके उसका हाथ थामा। किसी ने हाथ छोड़ा तो किसी ने हाथ थामा। मुख्यमंत्री वही है, विचारधारा उनकी ही है, और प्रदेश का विकास भी उन्हीं के अंडर में पिछले 17 सालों से हो रहा है। आपके पास क्या संकल्प है, क्या कुछ करने की इच्छा है मिथिलांचल क्षेत्र के लिए? ये लेकर आए हैं आप? नहीं, मिथिलांचल क्षेत्र के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए, पूरे राज्य के लिए। मैं प्रभावित हूँ मुख्यतः हमारे माननीय जो मंत्री हैं संजय झा जी से। सब लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कोई कहता है कि एयरपोर्ट बन गया, उनके कारण बना हुआ है। एम्स का निर्माण भी यहाँ पे हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं। लेकिन मैं बड़ी छोटी बात आपको कहना चाहूँगा, वो है पश्चिम कोसी परियोजना, नहर परियोजना। मैं अपने गांव जाता रहता हूँ, मैं इस बीच में भी अपने गांव गया हुआ था। तो वहाँ पे एक हमारे दादाजी के नाम से एक नहर है, वहाँ पे हरिनत्ता बहार उसे कहा जाता है, जो बहुत दिन से सूखा हुआ था। लेकिन पिछले 2 सालों में संजय झा जी के प्रयास से, मैं कह रहा हूँ फिर से कि वो ईस्ट कोसी परियोजना के कारण उस नहर में भी, उस बहार में भी जल आ रहा है, जिससे लोकल किसानों को फायदा हो रहा है। तो मेरे ग्रामीणों को तो स्पष्ट फायदा हो रहा है। दूसरा मैं कहूँगा कमला बलान या कमला यात्रा, जो इन्होंने संकल्प लिया है कि मैं उसे कम्युनिकेबल बनाऊँगा, उस पर ट्रांसपोर्टेशन कराऊँगा, जिससे कि बांध की इंटीग्रिटी मेंटेन रहे। तो ये स्पष्ट सोच है विकास के लिए। और दूसरी बात, सब लोग ये कहते हैं कि इसमें पढ़े लिखे लोग नहीं आते हैं। तो मैं बड़ा प्रशंसक हुआ उनका, मैं एडमायरर हुआ, और तब मैंने फैसला किया कि मैं सामाजिक जीवन से तो पहले ही जुड़ा हुआ हूँ, क्यों नहीं इनके साथ जुड़ जाऊँ, और उन्हीं की प्रेरणा से मैं जेडीयू में आया। एक और आप ब्राह्मण फेडरेशन से जुड़े हुए हैं जी, दूसरी ओर ये समाजवादी पार्टी है ये जदयू जी, तो इन दोनों को एक साथ सामंजस्य किस रूप में? ब्राह्मण फेडरेशन मुझे नहीं लगता है कि एक राजनीतिक संस्था है।
अगर आपके पास ऐसा कोई ज्ञान हो तो मुझे नहीं, राजनीतिक संस्था नहीं है, ये मैं नहीं जान वो रहा। राजनीतिक संस्था नहीं है, वो सामाजिक कल्याण के लिए बनी हुई है, ठीक है। उसका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। शायद हम लोग जितने भी समस्त लोग कार्य कर रहे हैं उसमें इस वर्ग को हम लोग हर तरह से सामाजिक रूप से फायदा पहुंचा रहे हैं। और इसकी बड़ी पृष्ठभूमि देख लीजिए, जनता दल यूनाइटेड मैंने ज्वाइन किया है, तो स्पष्ट है कि प्रेरित होकर के क्यों न मैं पूरे समाज को एक साथ लेकर के चलूँ, जिसमें हर वर्ग के लोग हों। तो मुझे एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है और मैं बड़ा प्रेरित हुआ हूँ। मैं पहले ही कह चुका हूँ संजय झा जी से, मैं बड़ा प्रेरित होकर के आया हूँ और मुझे लगता है कि स्पष्ट रूप से मैं सामाजिक कार्य कर पाऊँगा और समाज में उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ योगदान कर पाऊँगा। अभी पिछले ही दिनों जी मैथिली भाषा को बीपीएससी से जी अलग कर दिया गया है। जी जी इस बारे में आपका क्या विचार है, जो कि आप मिथिलांचल क्षेत्र के हैं? 24 घंटे भी मुझे नहीं हुए हैं पार्टी में आए हुए। मैं सीधा कहूँगा कि मैं एक बिगनर हूँ, लेकिन चूंकि मिथिलावासी हूँ तो ये बात सुन करके मैं भी थोड़ा क्षुब्ध हुआ हूँ। मुझे जहाँ कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पर ये बात उठाने का मौका मिलेगा मैं निश्चित ही उठाऊँगा। अब पुनः चाहूँगा कि मैथिली भाषा जो है वो अपने पद पे प्रस्थापित हो। बिल्कुल, मैथिली भाषा अपनी जगह पूरी तरह से समृद्ध है और हम सभी मिथिलावासियों की ये इच्छा है कि मैथिली भाषा फले फूले और इसका विकास हो। तो इसके विकास के लिए आपके मन में वही भावना है जो हम सभी मिथिलावासियों की भावना है। तो यहाँ पर आप अपनी पार्टी के पास अपना पक्ष रखेंगे और भविष्य में जो कुछ हो पाएगा आप करेंगे, ये हम सभी दर्शक भी आशा करेंगे आपसे। राजनीति में आप आए हैं, आपका एक बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है पिताजी को लेकर भी, और आप भी एक डॉक्टर हैं और स्थापित हैं। तो राजनीति क्या लगता है कि अब आर्थिक रूप से समृद्ध लोगों की चीज़ हो गई है, या इसमें सामान्य लोग जो अंतिम पायदान पे खड़े हैं वो लोग भी आ सकते हैं, आ रहे हैं? आपने बात की अपने पिताजी की। आपके पिताजी के समय या उनसे भी पहले एक व्यक्ति थे दरभंगा में, एक पार्टी विशेष थी, जो उस पार्टी को खड़ा करने में जिनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। वो अंतिम क्षण तक कह सकते हैं कि झंडा ढोते रहे उस पार्टी का और उन्हें कुछ नहीं मिला। अंत में वो एक बार निर्दलीय के रूप में चुनाव भी लड़े और उसके बाद अब स्वर्गवासी हो गए। तो अंतिम पायदान पे खड़े लोग राजनीति में क्यों नहीं आ पाते हैं? आर्थिक रूप से समृद्ध लोग ही क्यों आते हैं? इसके बारे में बताएं। ये तो मुझे जवाब देना बड़ा मुश्किल है कि मैं आर्थिक रूप से समृद्ध हूँ या नहीं हूँ। शायद मेरे इनकम टैक्स रिटर्न की आपको जानकारी नहीं होगी, वो अभी भी 00 फाइल हो रहा है। तो आप जिस हिसाब से सोच रहे हैं वैसी कोई बात नहीं है। राजनीति में प्रेरणा से आया हूँ, सामाजिक कार्य करने के लिए आया हूँ और मैं भी अपने आप को अंतिम पायदान पे ही मान रहा हूँ, क्योंकि मैं नीचे से शुरू कर रहा हूँ। मैंने प्राथमिक सदस्यता ली है, मेरा जितना अधिकार है कल जिन लोगों ने सदस्यता ली है उसका भी उतना ही अधिकार है। मेहनत सबको करना है, समाज में आगे सबको बढ़ना है, समाज को साथ लेके बढ़ना है। तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि कृपया इसको आर्थिक आधार पर नहीं बांटा जाए, सबको समान अवस्था में देखा जाए, यही आग्रह करूँगा। और जातीय जनगणना के बारे में आपके पहले क्या विचार थे, अब क्या विचार हैं? देखिए, जातिगत जनगणना में कुछ कन्फ्यूज़न थे पहले, लेकिन जातिगत जनगणना जो हो रहे हैं वो समस्त कुछ जातियों के हो रहे हैं, जो शायद 14 हैं, 15 हैं या 20 हैं, सो मुझे नहीं पता है। लेकिन उसके साथ हमने ये जानकारी नहीं ली थी कि उसके साथ आर्थिक सर्वेक्षण भी हो रहा है। ये बड़ा मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि जातिगत जनगणना के साथ एक आर्थिक सर्वेक्षण भी हो रहा है। तो आप एक बात स्पष्ट रखिए कि अगर इतने बड़े तादाद में जातिगत जनगणना हो रहा है तो हमें बिहार की आर्थिक स्थिति का भी पता चलेगा। तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक भावना नहीं है। भावना यही है कि हमें आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से समाज का समीकरण पता चले, जिससे हमें बिहार का अच्छा विकास करने का मौका मिले। देखिए, समय बदलता जा रहा है, लोकतंत्र में हम सभी जी रहे हैं, लेकिन समय बदलने के साथ ही साथ जो गरीब और अमीर के बीच की दूरियां हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। राजनीति हो रही है, राजनेता आ रहे हैं, सत्ता मिल रही है, सत्ता काम भी कर रही है, लेकिन क्या कारण है कि गरीब और अमीर के बीच जो दूरी बढ़ती जा रही है,
इस पे काम कहने के लिए तो बहुत कुछ हो रहा है, तो आपके मन में ऐसा कोई संकल्प हो, आप ऐसा मन में दृढ़ इच्छा हो कि समाज को बदलेंगे, अगर बदलने का मौका मिले तो आप कैसे बदलेंगे? देखिए, बदलने की बात नहीं है, समाज को सुधारेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अब बड़ी साधारण सी बात मैं कहता हूँ कि सरकार कोई नियम लागू करती है तो समाज में कुछ प्रतिशत लोग रहते हैं जो उस नियम को मानने को तैयार नहीं रहते हैं। तो संकल्प ये होना चाहिए कि समाज को सुधारेंगे। क्रांति की आवश्यकता नहीं है, सुधार की आवश्यकता है। हम एक संविधान को फॉलो करते हैं, हम एक संविधान के तहत देश को चलाते हैं, तो हमें कुछ उन लोगों को समझाने की आवश्यकता है जो इस संविधान को मानने के लिए उतने, कहा जाए कि मानने के लिए पूरी तरह से नहीं तैयार है। तो मैं कहूँगा कि बहुत बदलने की आवश्यकता नहीं है। हमारा समाज बहुत अच्छा है, सारे वर्ग के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सारे वर्ग के लोग एक जगह रहते हैं। तो हमें चाहिए कि हम मिलजुल करके रहें और जो फूटवादी सिद्धांत है, जो आपस में विघटन करने वाले सिद्धांत हैं, उनसे बच के रहें। अगर मुझे या आपके माध्यम से आपको इस बात की कोई जानकारी होती है, या तो अपने समाज में या दूसरे समाज में भी जा करके, तो हम ये समझाने का प्रयास करें कि ये बस वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो रही है, इससे समाज का नुकसान होने वाला है। सबका साथ और सबका विकास, तभी विकास पुरुष नीतीश कुमार। और हम देख रहे हैं बिहार में कि पिछले 15-17 सालों में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जो कि समाज को बांटता हो। आप कहेंगे कि जदयू की सरकार पहले बीजेपी के साथ भी थी, तो ये सरकार उतनी ही बैलेंस थी जितनी आज के डेट में जदयू की सरकार राजद के साथ मिल के है। तो साहब, सरकार वही है, नीचे के लोग बदलते रहते हैं, लेकिन विश्वास सबका नीतीश कुमार के साथ। अब चूंकि 24 घंटे आपको हुए हैं जो जदयू की प्राथमिक सदस्यता आपने प्राप्त की है, आगे क्या इरादा है, क्या विचार है, क्या करेंगे? देखिए, ऐसा कुछ मैं सोच के नहीं आया हूँ। अगर पार्टी मुझे कोई जिम्मेवारी देती है तो मैं अवश्य उसे पूरा करने की कोशिश करूँगा। और पार्टी ने मुझे प्राथमिक सदस्य ही बनाया है, यही मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात है। मैं चाहूँगा कि अपने तरफ से अपने समाज को, अपने पार्टी को पूरी मजबूती प्रदान करूँ।